हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रेहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और उसी के हिसाब से आपको कम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे, और प्लस आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी इफ़ नीडेड। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है विथ फैकल्टी, जो आपको ऑन द स्पॉट आपका डाउट जो है वो सॉल्व करके देंगे। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बता देंगे। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल एक किताब का रिव्यू को लेके है। तो इसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है, इसकी जो अच्छी बातें हैं वो बताई गई है, और जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके इंडियन पॉलिटी में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, या फिर आपका 1909 का मॉर्लेमेंटो हो, या फिर 1990 का आपका मॉन्टेगू स्लिमस्पॉट रिफॉर्म हो, या फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, या फिर 1947 का जो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट हो। तो इन डिफरेंट एक्ट के ज़रिए जो हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें स्पेशली जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि एक क्रिटिसिज्म देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपके जो जायंट लीडर्स रहे हैं लाइक नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी के द्वारा, या फिर और भी जो आपके लीडर है के एम मुंशी जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, कि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखें तो उसमें आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थे, जो डिफरेंट ग्रुप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इवन जो लीडर रहे हैं डिफरेंट लीडर, वो भी आपके डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसीलिए एविडेंस पाया गया है कि ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। तो हम जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्काइव है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें अगर हम देखें तो हमें ये अचीव होता है, ये प्राप्त होता है कि जो हमारा कंट्री का जो बेसिक लॉ ऑफ आवर लैंड है उसको यूं ही चंद आपके जो लीडर हैं उनके द्वारा ही सिर्फ नहीं बनाया गया है। इसी के साथ जो पॉपुलर ओपिनियन है, जो पॉपुलर व्यू है, उसको भी आपका नज़र में रखा गया है। जो सजेशंस है उनको सुनी गई है, और उसी के तहत क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर किया गया है। तो इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, न्यू डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, उसमें आपका चाहे वुमेन पॉपुलेशन हो, या फिर आपकी कोई भी डिफरेंट कास्ट के हो, या फिर क्लास के हो, या फिर आपके कम्युनिटी के हो, सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो वह चीज़ इसमें मेंशन की गई है। जैसे दिल्ली बेरोज़गारी जो आपका संस्थान है उनका बारे में उनके जो बातें हैं वो भी सुनी गई है। कास्ट कम्युनिटी एसोसिएशंस की भी जो व्यू है, जो उनका सजेशंस है वो भी लिया गया है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हम अगर देखें तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है। तो इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बनता है मेंस में हो या फिर इंटरव्यू में हो, तो उसमें हम ये चीज़ें सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, या फिर जो आपके लीडर्स थे, सिर्फ उन्हीं के द्वारा या फिर उनका मेन योगदान रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो कथन है उसी को लिखा गया है, ये सही नहीं रहेगा। तो इससे पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया है। तो अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो 1773 से लेकर 1947 तक जो डिफरेंट एक्ट है वो उसमें जो डेवलपमेंट रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुविधा के अनुଯାयी उसको ऐड किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्री इंडिपेंडेंस डिमांड जो रही थी
बाय आवर फ्रीडम जो फाइटर्स थे उनके द्वारा, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो डिफरेंट सोशल पार्टीज जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने 1920 से 20 से लेके 30 के बीच में नेहरू रिपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है। तो बहुत सारा पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी कॉपी करके मॉडिफाई करके उसको ऐड किया गया है। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन देखें अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, जिसमें पहले शुरुआती दौर में 389 मेंबर थे, बाद में देश का विभाजन होने की वजह से जो नंबर है वो 299 में आ गया। और इन 299 जो आपके दिग्गज लीडर थे उनको आपके लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुना गया था, चुनी हुई बॉडी थी वो, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और इसके साथ एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी जो 7 मेंबर बॉडी थी, हेडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और जिन्होंने क्या किया था, पूरा जो वर्ल्ड का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रैंसैक करने के बाद जो भी फीचर्स, जो भी प्रोविजंस हमारे देश में आपके सुइटेबल थे उन सभी को ऐड किया गया था। तो लगभग 3 साल का समय लगा था इसको, और फाइनली इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950। तो ये हिस्टोरिकल रीज़न था, जो पूर्ण स्वराज डे था उस दिन को हमने अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए क्या है, आपका एडॉप्शन और एनफोर्समेंट का डेट जो है वो अलग है। तो एनफोर्समेंट का डेट कौन सा है, 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम मार्क करते हैं एज रिपब्लिक डे। आगे देखते हैं। तो इसमें चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, तो एक ये चैलेंज रहता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये रहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो आपकी लिमिटेड वोट में चुनी हुई थी। तो उसमें जो आपके डोमिनेंट लीडर थे उन्हीं का बारे में उन्हीं के बात सुना गया था, या फिर उन्हीं के हिसाब से बनाया गया था, जो आपका रिफ्यूटेबल है, जो आपका क्या है, एक नैरो पर्सपेक्टिव देता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें आपके डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन थे उनके जो आपका सजेशंस था उनको लिया गया है, या फिर उनको भी डिफरेंट जो लीडर हैं वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद अब एक प्रॉब्लम क्या है, जो आर्काइवल चैलेंज है। तो आर्काइव क्या होता है, जिसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो अभी जो हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट डिबेट एंड डिस्कशंस, तो उसको भी कॉमन पीपल के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहता है और काफ़ी वॉल्यूमिनस है, जिससे क्या है आम जनसाधारण को समझ में नहीं भी आ सकती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो आपका जो लीडर्स हैं कि उनके हिसाब से उनका अनक्रिटिकल प्रेज किया जाता है, वो भी सही नहीं है। उनको भी जो भी लीडर्स रहे हैं, लीडर ने ही क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे कि डिफरेंट प्रोविजंस के जब डिस्कशन या डिबेट हो रहा था तो बहुत सारी प्रोविजंस हटाने की मांग की गई थी, लेकिन उसको बरकरार रखा गया बाय स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो वो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। बाकी जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, एक बॉडी है जो आपकी इलेक्टेड थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है उसको रेडी किया था। तो ये 7 मेंबर बॉडी था। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेंबर इसमें थे। APSC के हिसाब से देखें तो आसाम से कौन मेंबर इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, वो पूछा जा सकता है। डीकोलोनाइजेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ शेडिंग कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को खत्म करना ही डीकोलोनाइजेशन है। फिर सिटीजनशिप क्या है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक मेंशन किया हुआ है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको नहीं बदला जा सकता है, जो एक जुडिशरी के द्वारा इन्वेंट किया गया एक कॉन्सेप्ट है, जिसको 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन दिया था। प्रियम्बल क्या है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। बाकी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा देश का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी इसमें अगर आप डायमेंशंस देखें, तो जो सोशल डायमेंशन के हिसाब से अगर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहे दलित हो, आपके डिफरेंट कास्ट हो, सब कास्ट हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, कम्युनिटी हो, सभी के बारे में मेंशन करता है, सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो जो आपके सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम है उसमें जो दलित पॉपुलेशन को क्या की जाती है, आपकी
अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, अनडिग्निफाइड तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसको एबॉलिश किया गया है। पॉलिटिकली देखें तो जो डिफरेंट आपके लीडर थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्होंने अपना जो योगदान है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में दिया है और एक बेटर एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है, और जिसके वजह से क्या है आज भी हमारा देश जो है स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि बहुत सारी जो डेमोक्रेसी है वो कोलैप्स हो गई है, ऑथोरिटेरियन रेजिम आ गया है। बाकी जो लीगल पॉइंट से देखें तो सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो, यूएस का हो, कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है, कौन से डिफरेंट फीचर्स जो आए हैं वो हमें जानना ज़रूरी रहता है। फिर एथिकली देखें तो क्या है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए कि सभी का जो वॉइस है उसको सुना जाना चाहिए, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सुना गया है। इंटरनेशनली अगर देखें तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम देख सकते हैं। तो बाकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो दिल्ली बेरोजगारी जो आपका जो क्या कहें कि सोशल ग्रुप था, उनके बारे में भी सुना गया, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह जो वेलफेयर पॉलिसीज है उसको ली गई है, ताकि इकोनॉमिक जस्टिस, लाइवलीहुड एटसेट्रा को इंश्योर किया जा सके। बाकी इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी का। अगर आपको इसमें तो समझ बन गई है ओके कि बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, तो इन सभी चीज़ों को आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा मैं खुद से भी पढूं, तो आप 9 का 10 का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री 12 का पढ़ सकते हैं। बाकी जो हिस्ट्री आपका सिलेबस का जो हिस्ट्री पोर्शन है GS1, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, सोशल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। GS पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका लिंकेजेस देखा गया है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया अबाउट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की हाउ इट वाज इवॉल्व्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी डिफरेंट पेपर के साथ, एथिक्स के साथ, जैसे फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज क्या है, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, इन सभी चीज़ों का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोल सकते हैं। फिर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जिक्र करना जरूरी है। ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, हुज हिस्ट्री इज इट एनीवे, तो ये सभी टॉपिक्स बन सकती है, जिसमें आपको क्या है ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बाकी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो PSIR ऑप्शनल हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें वे फॉरवर्ड में, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप्स है, जो स्कॉलरशिप्स मतलब जो हिस्ट्री में डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो आपका योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, वो हमें देखनी ज़रूरी है। इन एजुकेशन अगर देखें तो हमें सिविक सेंस हमारे पॉपुलेशन को देना ज़रूरी है, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन समझाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हमारे पॉपुलेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेटर आइडिया लग सके। फिर कंटेम्पररी गवर्नेंस में भी क्या है, जो गवर्नेंस का प्रोसेस है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए चल रही है। फिर जो बेटर गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, एथिकल गवर्नेंस के लिए किस तरीके से हम जो वैल्यूज़ है, आइडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिफरेंट तरीके से ऑनरेबल जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट करके आपका जो फ्रेमर्स है उनका क्या ओरिजिनल इंटेंट है, इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो पास्ट में जो क्वेश्चन बने हैं उसका जिक्र इसमें किया गया है। बाकी UPSC मेंस में क्या क्वेश्चन बने हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वो भी इसमें दी गई है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बात करता है कि जो बॉलीवुड है, जो मेन स्ट्रीम आपकी कहे तो क्या फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो ये जो इंडस्ट्री है ये साउथ के कंपैरिजन में क्यों लैग कर रही है। जबकि ये जब भी मूवी बनाते हैं बॉलीवुड वाले तो ये बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो मूवीज़ होती है वो फ्लॉप रहती है, अच्छा पैसा नहीं कमा पाती है। जबकि जो साउथ है, साउथ में आपके जो मूवीज़ है उसमें आपका कम पैसा लगा के भी, कम टेक्नोलॉजी लगा के भी, या फिर ज़्यादा पैसा ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा के भी, जिस भी आप मीडियम में देखें, उनकी जो मूवीज़ रहती है वो सुपर डुपर हिट रहती है बॉक्स ऑफिस में। और आप ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह पे
जो साउथ की मूवी है उनका जो आपका परचम है वो लहरा रहा है। तो इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो साउथ की मूवी जो है वो इतना आगे बढ़ रही है? पहला तो इसमें बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि बॉलीवुड जो है एक ही जो ढंग का मूवी है उसको ही बनाते रहता है, जैसे पुराना लव स्टोरीज़ हो उसको दिखाते रहता है, या फिर एनआरआई का जो लाइफ है उसको दिखाते रहता है। और इंडिया का जो अपना कल्चर है, इंडिया का जो अपना जो वे ऑफ लिविंग है वो, या फिर जो डिफरेंट रीजन का जो कल्चर है उसको दिखाने में बॉलीवुड जो है वो असमर्थ रहता है। वो चीज़ इसमें क्रिटिसाइज़ की गई है। और इसमें प्रेज़ किया गया है जो केरला का फिल्म है, मलयालम फिल्म जो है, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मलयालम फिल्म है वो उसका स्टोरी लाइन हो, स्टोरी टेलिंग हो, उसका जो जेन्युइन चीज़ें हो, या फिर एक्टर्स के जो परफॉर्मेंस हो वो काफ़ी बेटर रहते हैं। जबकि आपके बॉलीवुड में ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टारडम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका कहानी का जो मूवी है उसकी कहानी क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, वो बाद में देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि कौन से जो हीरो है उसको हम ले सकते हैं ताकि मूवी को हीरो के दम पे चलाया जा सके। तो एक समय तक तो ये वर्क करता था कि सलमान की मूवी आ रही है, शाहरुख की आ रही है, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, ये चीज़ें आपकी फीकी पड़ने लगी। लोगों को कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे वो अपने जो कल्चर है, अपने जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, उसको कनेक्ट कर सके, ना कि आपकी जो ओवर एग्जैजुरेटेड चीज़ है वो देखे। तो वो चीज़ों को इनमें क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसीलिए क्या है, जो आपकी मलयालम मूवी है या फिर साउथ की तेलुगु मूवी हो या फिर तमिल मूवी हो, तो उसमें एक कल्चरल चीज़ें दिखाई जाती है और एक ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन है वो बेटर है देन बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्या है, कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर से कोई घर आ रहा है, घर वापसी हो रही है, ओके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को दिखाना, या फिर जो सिर्फ सिटी लाइफ है वो दिखाना, ओके, या फिर आपके वल्गर डायलॉग डाल देना, वल्गर सीन डाल देना। तो उस तरीके से जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसमें क्या होता है, ऑडियंस का अटेंशन स्पैन नहीं रहता है और ऑडियंस उसको प्रेज नहीं करती है। जबकि बॉलीवुड जो है काफ़ी आपका मूवी को प्रमोट भी करता है। और साउथ के जो मूवीज़ है वो क्या है, लोग एक एक ने देखा, उसने 10 जन को बताया कि ये मूवी बहुत अच्छी है, आप भी देख सकते हो। तो उस तरीके से क्या है, साउथ की मूवीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। ओके, तो अदर रीजनल मूवीज़ भी देखें तो वो भी काफ़ी चलती है कंपेयर टू बॉलीवुड। तो बॉलीवुड अभी क्या है, सिर्फ रीमेक करने में लगा हुआ है, जिससे ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है कि जो क्रिटिसिज्म है, जो एक आपका जो क्रिटिसिज्म, सॉरी नॉट क्रिटिसिज्म, जो उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है बॉलीवुड का, वो नहीं है। ऐसा इस जो आर्टिकल है इसमें चीज़ों को उस तरीके से दर्शाया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। हिस्टोरिकली अगर देखें तो द फार्मूला एरा, तो एक ही फार्मूले का मूवी बनाना, जैसे यंग मैन को दिखाना, एनआरआई रोमांस को दिखाना, ओके। और पैरेलल जो सिनेमा मूवमेंट है वो बहुत आगे बढ़ के जो एक लाइफ लाइक स्टोरी लोगों को दिखाती है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो दिखाती है, देन बॉलीवुड। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी क्या है, लोगों का टेस्ट बदल चुका है। लोगों को क्या है, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके, जो सोसाइटी का रियलिटी को दिखा सके, जिसमें बॉलीवुड काफ़ी दूर जो है विफल नज़र आ रहा है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें क्रिएटिव स्टेग्नेशन इन मेन स्ट्रीम सिनेमा, तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो क्रिएटिविटी है वो कम हो गई है, ऑडियंस भी जो है वो फ्रेगमेंट हो गई है, आपके साउथ के मूवी में बढ़ गई है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आप देख सकते हैं कि जो मलयालम मूवी होती है काफ़ी स्मॉल बजट होता है कंपेयर टू बॉलीवुड, फिर भी जो मलयालम मूवी होती है वो काफ़ी चलती है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, तो जो अभी बॉलीवुड है वो एक कल्चर को होमोजेनाइज करने में करते हुए चीज़ों को दिखाता है, लेकिन जो साउथ की मूवी है वो कल्चर को होमोजेनाइज नहीं करता है, जो हेट्रोजेनिटी है उसको दिखाता है। तो इससे लोगों को चीज़ें पसंद आती है, जो मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया जाता है भाई, आपके मलयालम मूवी हो या फिर तमिल मूवी हो, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद आती है। ओके, तो वो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें मलयालम सिनेमा को मॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा को कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें दिखाई है। पैरेलल सिनेमा मतलब बॉलीवुड के पैरेलली जो डिफरेंट और सिनेमा जो है वो किस तरीके से डेवलप कर रही है। एक न्यू वेव ऑफ सिनेमा आया है जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट स्टोरी लाइन, डाइवर्स थीम को दिखाया जा रहा है। ओटीटी क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, तो ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज है लाइक नेटफ्लिक्स। सॉफ्ट पावर क्या है, तो मूवीज क्या होती है, एक कल्चरल जो सॉफ्ट पावर है उसको दर्शाती है।
ओके, तो अभी फिलोसॉफिकली देखें तो आर्टिस्टिक जो रियलिज्म है उसको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, तभी लोग इसको देखेंगे। एक ऑथेंटिसिटी होना काफ़ी ज़रूरी है जो भी मूवी बनती है। तो बॉलीवुड अभी इमिटेट करता है, तो इमिटेट क्या है, ऑथेंटिक नहीं होता है। इमिटेट कोई आपका आर्ट नहीं है। ओके, तो एपिस्टिमोलॉजी अगर देखें, थियोरी ऑफ नॉलेज, तो थियोरी ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि जो भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि इम्पेरिकली जो मतलब रिसर्च के बाद कि कैसे चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, तो उसमें बॉलीवुड शिफ्ट करने में काफ़ी दूर विफल है। और जो आपकी बाकी सिनेमा इंडस्ट्री है वो काफ़ी सफल देखी गई है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ानी ज़रूरी है, नए टैलेंट्स को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। सिर्फ आपके स्टारडम स्टार फेस को लेके ही मूवी नहीं चलाई जा सकती है। रिजेक्ट करना है इमिटेशन मॉडल को जो बॉलीवुड में देखा जाता है, रीमेक करने का जो स्टाइल है उनका। लर्न करना है फ्रॉम रीजनल मॉडल की जो रीजनल मूवीज है वो किस तरीके से बेटर मूवी बना रही है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो इसमें दो आर्टिकल में, एक में मैंने आपको कंपैरिजन बताया और दूसरे में किस तरीके से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनी या फिर क्या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रही वो बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा, सिनेमा किस तरीके से सॉफ्ट पावर है ये पूछा गया है पास्ट में यूपीएससी ऐसे में। सेकेंडली, इन फ्यूचर सिनेमा का जो कंपैरिजन है, जो लोकल नैरेटिव्स है वो पूछा जा सकता है। ओके, और जो कल्चरल असर्टिवनेस देखा गया है, तो कल्चरल असर्टिवनेस अच्छा है अगर वो कल्चर को प्रमोट कर रहा है, किसी और को डिग्रेड नहीं कर रहा है। तो ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।